Greetings to all students. We are reading the lesson 2 of Flamingo book. The name of the story is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. Now we'll continue the second part of the story. We are at page number 17. The story starts with the dialogue. The dialogue is I want to drive a car. It is spoken by Mukesh. He wishes here that he want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. Meaning of insist means be emphatic or resolute. एक मतलब पक्का इरादा होना. So Mukesh insists on being his own master. When Anis Jung met to Mukesh, he resolute means Mukesh resolute to become a motor mechanic. वो अनाउंस करता है कि वो जो है एक मोटर मैकेनिक बनेगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. फिर नरेटर अनीस जंग ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स. उसने आंसर करते हुए बोला कि वो कार को चलाना सीख जाएगा. ही वुड लर्न टू ड्राइव अ कार, वो कार को ड्राइव करना सीख जाएगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़ मीन्स क्या होता है कि जैसे आप किसी के आँखों में बिल्कुल आंखें सामने देख करके जब बात करते हैं, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस. सो इट इज़ शोइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ मुकेश. वो बिल्कुल आंखों से आंखें मिला करके वो बोलता है कि ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार. जब यहाँ पे नरेटर पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है, तो उसने कहा कि वो कार चलाना सीख जाएगा. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Now, this is the statement of Anis Jung, and she is telling to the readers. वो reader को यहाँ पे बताती हैं कि लाइक द सिटी फ़िरोज़ाबाद, जैसे कि एक फ़िरोज़ाबाद जो एक सिटी है, वहाँ पे ड्रीम्स जो है, इस तरह के ड्रीम्स को देखना मीन्स इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम रियलिटी. ये क्या है, वास्तविकता से कोसों दूर है. द बॉय वॉज कॉन्फिडेंट, ऑल्दो द बॉय वॉज कॉन्फिडेंट, लेकिन जो एक वहाँ पे एक उसकी जो सराउंडिंग है, जो वहाँ का सिनेरियो है, जैसे डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, वहाँ की जो है जो सड़कें हैं वो क्या है, धूल से भरी हुई हैं. एंड हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिडस्ट द डस्ट. तो यहाँ पे क्या है कि डस्ट मतलब क्या होता है, सैंड हो सकता है. तो और मिराज में क्या होता है कि मिराज जैसे क्या होता है डेजर्ट में, जब आप डिज़र्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी कुछ दूर से ऐसा दिखता है कि मीन्स इट सीम्स टू द ट्रेवलर अ वाटर बॉडी फ्रॉम डिस्टेंट इन डिज़र्ट्स में क्या होता है कि एक वाटर बॉडी दिखाई देती है डिज़र्ट में और दूर से देखने में, लेकिन जब वहाँ पास में जाओ तो कुछ दिखाई नहीं देता है. तो इट्स अ काइंड ऑफ इल्यूजन, एक तरह का भ्रम होता है वहाँ पे. तो अमिडस्ट मीन्स क्या होता है इन द मिडिल ऑफ. तो ये जो फ़िरोज़ाबाद है, फ़िरोज़ाबाद की जो गलियां हैं, धूल से भरी हुई जो गलियां हैं, वहाँ पे इस तरह का सपना देखना, इट इज़ जस्ट बियॉन्ड ऑफ रियलिटी. ये क्या, इट विल बी ट्रू इन फ्यूचर बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू. मतलब ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, शायद ऐसी कोई चीज़ें हो जाएं, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाएगा. तो वो जैसा वो ड्रीम देख रहा है मुकेश यहाँ पे, वो क्या है, दैट्स अ मिराज. वो क्या एक मिराज है, एक मतलब वो फुलफिल होने वाला नहीं है. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, क्योंकि जो फ़िरोज़ाबाद है वो सिर्फ बैंगल्स के लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. और जितने भी वहाँ पे लोग जो रहते हैं, द पीपल हु आर लिविंग देयर, दे आर वर्किंग इन द बैंगल्स फैक्ट्री. जो बैंगल्स की फैक्ट्री है जहाँ पे जो है बैंगल्स बनाई जाती हैं. सो ऑल द फैमिलीज़ आर इंगेज देयर. ओके, तो मतलब जितनी भी फैमिली वहाँ उस टाउन में जो रहती हैं फ़िरोज़ाबाद, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री. तो इसी तरह से जो है it is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सब उसे बैंगल्स को बनाने में इंगेज हैं. इट इज़ इन द सेंटर
इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग। और ये क्या है, ये इंडिया की बिल्कुल एकदम सेंटर मीन्स क्या होता है, दैट्स अ हब, भारत का जो एक ग्लास ब्लोइंग मीन्स क्या होता है कि एन इंडस्ट्री रिलेटेड टू मेकिंग ग्लास। तो जो ग्लास मेकिंग जितनी भी इंडस्ट्री है उसका जो सेंटर है वो क्या है, वो फिरोजाबाद माना जाता है। तो यहाँ पे नरेटर हमें बताती हैं कि जो फिरोजाबाद है दैट इज़ द मेन टाउन ऑफ इंडिया फॉर द ग्लास के लिए वो मेन टाउन है, इसीलिए इसको बोला गया ग्लास ब्लोइंग सेंटर। यहाँ पे ये ग्लास ब्लोइंग सेंटर है, तो मतलब यहाँ पे जो है ग्लास के काम ज़्यादा होते हैं, कांच से निर्मित जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर ज़्यादा बनती हैं और सेल होती हैं। और जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सभी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, और जहाँ पर फर्नेसेस मीन्स क्या होता है, दैट्स अ क्लोज्ड रूम टू प्रोड्यूस हीट। फर्नेसेस एक जिसको हिंदी में बोलते हैं भट्टी, तो एक क्लोज्ड रूम होता है जहाँ पर हीट प्रोड्यूस की जाती है। तो जहाँ पर वहाँ की जो फिरोजाबाद की जो फैमिलीज़ है, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जहाँ पर जनरेशन्स उनकी कई सारी पीढ़ियों ने वहाँ पर काम करके बिता दिया, कई सारी जनरेशन वहाँ उनकी बीत चुकी हैं, मतलब कई सारी पीढ़ियाँ जो है उसी में काम करते हुए जो है उनकी लाइफ बीत चुकी है। वेल्डिंग क्या होता है कि जहाँ पर जो है उसको मतलब कांच को जो है जोड़ने का काम करते हैं और उसको जो है बनाने का जो काम करते हैं। तो वेल्डिंग ग्लास एंड मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशंस, तो वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब उसकी वेल्डिंग करते थे, उसको मेल्ट करते थे, मेल्ट करके उसको जो है एक सर्कुलर फॉर्म में लाते थे, तो उसको मतलब उसकी शेप को बनाना। तो वहाँ पे वेल्डिंग होती थी और जहाँ पर जनरेशन टू जनरेशंस वहाँ पे बीत जाती थी काम करते ही जो है कांच की इंडस्ट्री में। दे मेड सो मेनी बैंगल्स that it seemed that they made bangles for all the women of the world। और यहाँ पे जो मतलब लोग काम करते थे making bangles for all the women in the land it seems, और ऐसा लगता था कि जितनी वर्ल्ड में जितनी भी women हैं उन सब के लिए जो है ये जो है एक यहाँ पे बैंगल्स बनाई जाती है। बैंगल क्या होता है कि वो दैट शोज द मैरिटल स्टेटस ऑफ वीमेन, किसी भी वीमेन की मैरिटल स्टेटस को शो करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इतनी सारी बैंगल्स बनती हैं, ऐसा लगता है कि सारे वर्ल्ड की जितनी भी वीमेन हैं उनकी बैंगल यहाँ पर बनाई जाती है। ना मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश की भी फैमिली जो है उस ग्लास इंडस्ट्री में काम करती है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर and light, that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, यहाँ पे डिंजी वर्ड का यूज़ किया गया है। डिंजी दैट मीन्स डार्क और डिम, and slog means work hard, and daylight hours means hours of the day when there is sunlight, and brightness of their eyes it is all about the eyesight, the power of eye। तो यहाँ पे जो है eyesight मतलब जो यूज़ किया गया, तो that's a power of the brightness of their eyes, that means the power of eyes। So here मुकेश फैमिली was also involved in this profession। तो अब मुकेश की फैमिली भी फिरोजाबाद में रहती थी, तो उसकी भी फैमिली जो है इसी में इन्वॉल्व थी। They were also working in the glass factory, वो भी बैंगल्स फैक्ट्री में ही काम करते थे। बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द लॉ, लेकिन वो एक लॉ था, एक वहाँ पे एक जो है कानून बना हुआ था जिससे वो बिल्कुल अनअवेयर थे। दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट, वो बिल्कुल भी उसके बारे में जानते नहीं थे। दे डिड नॉट नो दैट इट वॉज अनलॉफुल टू फोर्स द चिल्ड्रन टू वर्क इन सच ग्लास फर्नेसेस। उनको ये बात नहीं मालूम थी कि इतने हाई टेम्परेचर में बच्चों को जो है अलाउ है कि नहीं है, इसके बारे में उनको नहीं मालूम था, क्योंकि बच्चे जो है उस डिंजी सेल्स में विदाउट एयर एंड लाइट, क्योंकि जहाँ पे वो काम करते थे वो क्या होता था, एक डार्क रूम होता था जहाँ पे प्रॉपर एयर और लाइट बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। एंड इट मीन्स दे वर्क द प्लेसेस दे वर वेरी हॉट, और जो जिस जगह पे वो काम करते थे फर्नेसेस मतलब भट्टियों में काम करते थे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। एंड इट वॉज डार्क क्लोज्ड रूम्स विदाउट वेंटिलेशन, और वहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं होता था। इन जगहों पर वो बच्चे काम करते थे, और ये मतलब जो एक चाइल्ड लेबर होता है बाल श्रम, तो उसके अगेंस्ट जो है बाल श्रम के अगेंस्ट जो है बहुत सारे कानून बने हैं, और उन कानून के बारे में उनको मालूम नहीं था। अगर
इस कानून के बारे में पता होता, यहाँ पे नरेटर जो है ये फील करती हैं कि अगर ये जो है इस लॉ को एकदम फोर्सफुली वहाँ पे इम्प्लाई किया गया होता, अगर वहाँ पे इन लोगों को पता होता, सो दे वुड रेस्क्यू ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन इन दीज फैक्ट्रीज, फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज। तो वो जो इस तरह की जो ग्लास बैंगल्स फैक्ट्री हैं वहाँ पे लगभग 20,000 बच्चों को वो वहाँ से बचा पाते, क्योंकि ये उनके साथ बहुत ही इनह्यूमैनिटी हो रही थी। दे वर फोर्स्ड टू वर्क देयर, वहाँ पे उनसे जो है काम कराया जाता था। एंड दे वर वर्किंग वेरी हार्ड ड्यूरिंग द डे टाइम, और दिन के समय वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर मेहनत करते थे। दे ऑफन एंडेड अप लूजिंग देयर आई साइट ऑल्सो, और वो जो है अपनी आई साइट भी वहाँ पर काम करके, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे हॉट होता था, इतना ज़्यादा वहाँ पर सफोकेशन होता था, उसमें जो है दिन का पूरा काम करते करते वो कहीं कहीं अपनी आई साइट को भी जो है, जो पावर ऑफ आई होती है उसको भी लॉस, मतलब दे लूज़ द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, अपनी आँखों की जो उनकी पावर थी, समटाइम दे लूज़ दैट। Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। लेकिन जो यहाँ पे beam मीन्स क्या होता है कि shine brightly, एंड वॉलंटियर्स मीन्स क्या होता है, जो क्या होता है फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग, जो फ्रीली जो है वॉलंटरली जो है किसी काम को जो करता हो तो उसको बोलते हैं वॉलंटियर्स। सो हियर मुकेश वॉज हैप्पी, मुकेश जो है खुश दिखता था, एज ही टुक द राइटर टू हिज होम, जैसे कि वो अपने घर जो है राइटर को ले गया था, नरेटर को अपने घर ले गया था, तो ऐसा लग रहा था कि मुकेश जो है खुश था। एंड विच ही प्राउडली से इज़ बींग रिबिल्ट, जहाँ पे वो जो है बहुत ही प्राउडली, ही फेल्ट वेरी प्राउड एज ही इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज बींग रेनोवेटेड। उसका जो घर है वो अपने घर ले गया था नरेटर को, और वो जो है बहुत ही खुश था, जैसे वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था कि उसका जो घर है इट इज़ बींग रेनोवेटेड, वो जो है फिर से रेनोवेट किया जा रहा है, उसको रिबिल्ट किया जा रहा है। तो रिबिल्ट मीन्स क्या होता है, रेनोवेट करना, तो उसको बहुत ही प्राउडली वो बताता है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स विद रिमेन होवेल्स with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals, coexisting in a primeval state. So here we'll talk about the difficult words like stinking that means bad smell, जो बहुत ही फाउल स्मेल आती है नालियों से बहते हुए पानी से, तो दैट से स्टिंकिंग, उस बैड स्मेल को क्या बोलते हैं, स्टिंक। एंड चोक्ड दैट मीन्स समथिंग विच इज़ ब्लॉक्ड, जो क्या होता है कि जो ड्रेन्स होती हैं उसमें जो गार्बेज या वेस्टेज जो पड़ करके उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड चोक्ड, उसे चोक्ड बोलते हैं। एंड होवेल्स दैट मीन्स स्लम्स एरिया, एंड क्रम्बलिंग दैट मीन्स फॉलिंग डाउन, एंड wobbly that means unsteady, and coexisting that means present at the same time and place, that is coexisting, and primeval that means prehistoric. Okay, so this was all about the difficult words of this line. So we walk down, यहाँ पे क्या होता है कि जो नरेटर थी, सी मीन्स she walked down means she along with Mukesh they walked down the streets which were full of garbage and gave foul smell। तो वो उन गलियों से होके निकले जो क्या थी, बिल्कुल एकदम कूड़े करकट से एकदम भरी हुई थी, और जहाँ पे नालियाँ जो एकदम ब्लॉक थी, और वो क्या कर रही थी, they were giving foul smell, और उसमें से क्या निकल रही थी, बदबू निकल रही थी, उन गलियों से होकर के वो गए। The streets were lined with slums, और वो पूरी गली में क्या थे, slums मतलब जो झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, और जो वेंडर्स का वर्क करते हैं, जो बहुत ही अनहाइजीनिक वे में रहते हैं, तो वो एक स्लम्स एरिया था जहाँ पे पूरी तरह से जो उन गलियों में क्या थे, स्लम्स जो है लोकेलिटी थी। एंड द वॉल्स वर फॉलिंग अपार्ट, उनकी जो है जो दीवारें थी वो गिर रही थी। द डोर्स वर अनस्टेडी, और जो डोर्स थे वो वॉबलिंग कर रहे थे, अनस्टेडी थे, मतलब वो क्या थे, बिल्कुल फिक्स नहीं थे, वो पूरी तरह से वॉबलिंग मतलब वो हिल रहे थे, वो अपने मतलब जो वॉल है उसमें अच्छे से फिक्स नहीं थे, वो बहुत ही वीक दिख रहे थे। एंड देयर वर नो विंडो, और वहाँ पे कोई विंडो नहीं थी, कोई वेंटिलेशन नहीं दिख रहा था उनके हाउसेज में। एंड दोज वर फुल ऑफ फैमिलीज वेयर पीपल लिव्ड अलॉन्ग विद एनिमल्स, और वो सब क्या थे, जो स्लम्स एरिया थे वो एकदम पूरी तरह से लोगों से एकदम पैक्ड थे, और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी रहते थे, जैसे क्या होता है कि कॉक, हैन और शीप, इस तरह से जो है वो एनिमल्स को भी अपने साथ में रखते थे। तो जो वहाँ का एक एनवायरनमेंट था, जो वहाँ का एक सिनेरियो था स्लम्स का, वो क्या था, बहुत ही डर्टी था, बहुत ही अनहाइजीनिक था।
and they reminded the means the narrator means it reminded the narrator of the prehistoric man who lived just like animals. और वहाँ पर जब वो नरेटर वहाँ पे गई विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, जो वहाँ स्लम्स में जो ह्यूमन फैमिलीज रहती थी, तो वो इस तरह से क्राउडेड थी एनिमल्स के साथ में, जैसे लग रहा था कि जो प्रीमेवल स्टेट है, प्रीमेवल स्टेट मीन्स क्या होता है, प्री हिस्टोरिक स्टेट, जहाँ पे मतलब प्री हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, जहाँ पे पैलोलिथिक एज थी, तो पैलोलिथिक एज हिस्ट्री में जहाँ पर जो है जब ह्यूमन बींग जो है एनिमल्स के साथ में रहते थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स, तो वो मतलब ये जो वहाँ का एक सिनेरियो था, ये नरेटर को उस समय की याद दिला रहा था जैसे जो है प्री हिस्टोरिक जो है टाइम में हुआ करता था. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. और तभी जो है जो मुकेश था, ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ वन सच डोर, और वो मुकेश भी जो है कैसे ही जो है दरवाजे के सामने रुकता है, हिट इट हार्ड, और उसको तेज़ी से जो है उसको हिट करता है उस डोर को, विथ हिज फुट, अपने पैर से जो है धक्का देता है, एंड पुश्ड इट ओपन, और फिर उसको जो है खोलता है. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. और शैक मीन्स क्या होता है कि रफली बिल्ट हट. शैक मीन्स क्या होता है कि जो एकदम ऐसे घास फूस से जो झोपड़ी बनाई जाती है उसको बोलते हैं शैक. और थैस्ड मीन्स क्या होता है कि कवर्ड विद ड्राई ग्रास, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि जैसे घास फूस का जो छप्पर होता है उसको छाया जाता है, उसमें उसको जो है जो ग्रास होती है उसको कनेक्ट करते हैं, टाई करते हैं, तो जो वो जो प्रोसेस होता है, दैट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द हट विद द ड्राई ग्रास. वो जो है जब सूखी घास से हम जब उसको बनाते हैं तो दैट इज़ नोन एज थैच. उसे क्या बोलते हैं, थैच. हिंदी में बोल सकते हैं कि छाना. और वेसल मीन्स क्या होता है कि दैट्स अ कंटेनर फॉर कुकिंग फूड, जो क्या करता है कि कुछ ग्रेन्स या कुछ फूड को जो है होल्ड करता है, कंटेन करता है, तो दैट्स अ कंटेनर, वो कंटेनर है. सिजलिंग मीन्स क्या होता है कि मेकिंग हिसिंग साउंड ऑफ फ्राइंग और कुकिंग, जब जो है जो हिसिंग साउंड निकलता है, तो स्पेशली स्टीम से जब हम कोई लिड से कवर करते हैं किसी वेसल को, तो जब उसमें हम हीट उसको इग्नाइट करते हैं उसमें, तो कुछ देर बाद उसमें स्टीम जो है बाहर निकलती है, तो स्टीम के जो बाहर आने की जो साउंड होती है, हिसिंग साउंड, दैट इज़ नोन एज सिजलिंग, उसे सिजलिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि जब जैसे ही जो है नरेटर वहाँ पे एंटर करती हैं उसके डोर मतलब डोर से, तो वो वहाँ पे पाती हैं कि दैट इज़ हाफ बिल्ट शैक, वो जो है घास फूस से बना हुआ रफली जो है घर है उसका, इन वन पार्ट ऑफ इट, और उसके एक तरफ जो है थैच्ड विद डेड ग्रास, जो है घास फूस से जो है बनाया हुआ है, इज अ फायरवुड स्टोव, और वहाँ पे जो है एक फायरवुड स्टोव है. फायरवुड स्टोव मीन्स क्या होता है कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं हर्थ. हर्थ मीन्स क्या होता है कि अर्दन, जो एक स्टोव मीन्स होता है चूल्हा, तो जो अर्दन एक जो है स्टोव जो होता है जिसको मिट्टी का चूल्हा बोलते हैं, उस पर फायरवुड, उसमें जो है वुड्स लगी हुई हैं, और उस पर जो एक बड़ा सा वेसल रखा गया है जिसमें स्पिनक जो है बॉइल हो रही है, जो सिजलिंग मतलब सीजनिंग स्पिनक लीव्स, उसमें जो है जो स्पिनक है वो बॉइल हो रहा है. ऑन द ग्राउंड इट लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वहाँ पे क्या है कि ग्राउंड पर जो है कुछ प्लेटर्स मीन्स क्या होता है, प्लेटर्स मीन्स होता है लार्ज प्लेट, तो ग्राउंड पे कुछ लार्ज प्लेट रखी हुई हैं, और वहाँ पे क्या है चॉप्ड मीन्स क्या होता है कि विच इज़ फाइनली कट, मतलब कट फाइनली, जो बहुत ही बारीक कटी हुई सब्जियाँ. तो एक बड़ी सी जो है तस्तरी रखी हुई है और जिसमें बारीक कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई हैं. अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. और फ्रेल मीन्स क्या होता है कि हु लुक्स थीन और वीक, जो वीक और या थिन दिखती हो, तो एक जो है एक यंग वुमेन है जो कि काफ़ी वीक दिख रही है, दैट सी इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, जो वो शाम का खाना बना रही है, फॉर द होल फैमिली, फॉर द एंटायर फैमिली, पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही है. थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स. हालांकि वहाँ पर क्या है कि जो अंदर घर का जो एक अंदर का एटमॉस्फेयर है वो जो है दैट इज़ फुल ऑफ स्मोक्स, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारा धुआं है. बट सी द लेडी वॉज चीयरफुल, लेकिन वो लेडी क्या थी, दैट सी वॉज चीयरफुल एंड सी वॉज स्माइलिंग देयर टू सी द राइटर, लेकिन वो राइटर को देख करके
वहाँ पर खुश थी। तो इट मीन्स क्या था कि हर आइज वर फुल ऑफ द स्मोक, वहाँ पे एकदम उसकी आंखें जो है धुआं से एकदम भरी हुई थी, आंखों में धुआं जा रहा था। बिकॉज द मीन्स अर्दन स्टोव वॉज इमिटिंग स्मोक, वहाँ पे जो अर्दन स्टोव था दैट वॉज इमिटिंग स्मोक, वहाँ से स्मोक निकल रहा था। लेकिन फिर भी उस धुएं में भी वो जो है सी वॉज चीयरफुल एंड सी वॉज स्माइलिंग टू सी द नरेटर को देख करके वो जो है मुस्कुरा रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, और आंखों में एकदम धुआं भरा हुआ था लेकिन फिर भी मुस्कुराती। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो क्या थी, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड दियर फादर। और मतलब सी वॉज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सी वॉज नॉट मच ओल्डर, वो बहुत ही ओल्डर नहीं थी। देन इफ वी कंपेयर टू मुकेश, अगर हम कंपेयर करें तो मुकेश से जो उसके बड़े भाई की जो पत्नी थी वो ज़्यादा उससे बड़ी नहीं थी, वो सम एक्सटेंट जो है इक्वल एज की रही होगी, कंटेम्प्रेरी रही होगी। बट सी वॉज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द फैमिली, लेकिन वो क्या थी, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। सी वॉज वर्दी टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, और उसको एक फैमिली में एक रिस्पेक्ट उसकी थी, बिकॉज सी वॉज एल्डर वन इन द फैमिली, वो एल्डर में उसकी काउंटिंग होती थी, क्योंकि मुकेश का जो बड़ा भाई था उसकी वो पत्नी थी, तो वो वहाँ पे एक एल्डर में जो है उसकी काउंटिंग हुआ करती थी। एंड सी वॉज रिस्पेक्टेड एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, और उसको एक बहू का अधिकार मिला था परिवार में। एंड सी टुक केयर ऑफ 3 men, और वहाँ पे वो 3 लोगों का ध्यान रखती थी, 3 पुरुषों का ध्यान रखती थी, हर हस्बैंड अपने पति का, मुकेश का, एंड दियर फादर, और मुकेश और उसके भाई के पिता का। तो वो सबको जो है सबका ध्यान रखती थी और सबके लिए जो है खाना बनाती थी। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. When the older man enters, मतलब फादर इन लॉ की बात हो रही, जैसे फादर इन लॉ घर में आते थे तो सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो क्या करती थी, जो एक टूटी हुई दीवार रहती थी, विड्रॉज मीन्स कहते हैं सी गोज बैक, वो जो है तुरंत जो है जाकर के टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती थी, छिप जाती थी, वहाँ पे अपने आप को हाइड कर लेती थी। और फिर वहाँ हाइड करने के बाद अपने आप को वो क्या करती थी, सी ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, तो वो क्या करती थी कि अपने फेस पर जो है अपने वेल मीन्स क्या होता है, घूंघट, अपने घूंघट को जो है अपने फेस, घूंघट से अपने फेस को वो क्या करती थी, कवर करती थी। तो इट मीन्स क्या होता था कि जो है जैसे ही उसके मुकेश के फादर जो है हाउस में एंटर करते थे, वैसे डॉटर इन लॉ जो है एक टूटी हुई दीवार के पीछे जाके छुप जाया करती थी। एंड सी कवर्ड हर फेस बिहाइंड हर वेल, और घूंघट के पीछे जो है अपना चेहरा छुपा लिया करती थी। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders, और जैसे कि एक उनका ये कस्टम था, एक जो है ये ट्रेडिशंस था, इट डिमांड्स, इसमें जो है फॉलो करना होता था कि जो है जो डॉटर इन लॉ होती थी, सी हैज़ टू हाइड हर फेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ओल्डर मेल ऑफ द फैमिली। जो फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स में जो ओल्डर मेल होते थे, देखिए ओल्डर और एल्डर में दोनों में डिफरेंस होता है। ओल्डर मीन्स क्या होता है कि जो एज में जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, ओल्डर। और एल्डर मीन्स क्या होता है कि जो ऐसे ही बड़ा है उसको जो है एल्डर बोलते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि एक मतलब एक नंबर को बताने के लिए कि जो है कौन, जब हमें एज नहीं मालूम होती है और वहाँ पे अगर हमें ये बताना हो कि वो उससे बड़ा है तो उसके लिए हम एल्डर का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमें एज और उसका जो है डिफरेंस दिखता है तो हम ओल्डर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो उसके मतलब फैमिली के जो ओल्डर लोग होते थे, जो ओल्डर मेल होते थे, उनके सामने जो है डॉटर इन लॉ को जो है अपने वेल्स को कवर करना होता था। It was the custom of them. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. और इस केस में क्या होता था, impoverished मीन्स क्या होता है कि वेरी पुअर, impoverished दैट मीन्स वेरी पुअर, एंड लेबर मीन्स क्या होता है, हार्ड वर्क। और इसमें क्या होता था कि जो है जो द एल्डर, जो एल्डर होता था, हियर वॉज अ पुअर बैंगल मेकर। और जो यहाँ पे पुअर मीन्स क्या होगा कि मतलब अ पर्सन
हु हैज़ नॉट मनी दैट्स नॉट द पुअर, वो उस पुअर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही कि जो है वो बेचारा खाली एक बैंगल मेकर हुआ करता था। तो जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, फैमिली के जो बड़े होते थे, हियर वॉज अ पुअर बैंगल मेकर, वो क्या थे, बेचारे सिर्फ जो है चूड़ी बनाने वाले ही थे। और वो क्या करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम किया करते थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बस्ट first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मुकेश के फादर की बात हो रही है। ही हैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ, उन्होंने अपने पूरे जीवन जो है बहुत परिश्रम किया। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो वो एक टेलर थे जो मतलब कपड़े को सिला करते थे। देन एज अ बैंगल मेकर, फिर वो जो है जब बैंगल मेकर जो है चूड़ी बनाने वाले जो है वो चूड़ी बनाने का काम करते थे। एंड ही वॉज स्टिल नॉट एबल टू इधर रेनोवेट द हाउस, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति ये नहीं थी कि वो अपने हाउस को रेनोवेट करा सकें, उसको फिर से रीबिल्ड करा सकें। और सेंड हिज सन्स टू स्कूल, और या अपने बच्चों को भी वो स्कूल जो है भेज नहीं पाए। ही हैड जस्ट मैनेज टू टीच हिम द स्किल ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उन्होंने किसी ढंग से ये मैनेज किया कि अपने दोनों बेटों को वो जो है बैंगल बनाना सिखा दें, चूड़ी बनाना सिखा दें, यही उसको वो किसी ढंग से मैनेज कर पाए। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो डेस्टिनी मीन्स क्या होता है, फेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मुकेश की जो ग्रैंडमदर हैं, सी जस्टिफाइड हर सन, उन्होंने जो है अपने बेटे को ये कह करके जस्टिफाई किया बाय सेइंग दैट ही वाज डेस्टाइंड टू मेक बैंगल्स, कि जो है इसके भाग्य में ही लिखा था, मतलब अपने बेटे को लिए बोलती हैं कि इसके भाग्य में ही लिखा हुआ था कि इसको बैंगल ही बनाना है, चूड़ी ही बनाना है। एज इट हैड बीन देयर फैमिली प्रोफेशन, क्योंकि ये उनके परिवार का एक प्रोफेशन, मतलब उनका एक पारिवारिक जो है ये एक बिजनेस हो गया था जहाँ पर उसको ये काम करना ही था, और ये मतलब यही उसका भाग्य था, यही कर्म में ही लिखा हुआ था। और आगे वो ये भी बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड थे, हर हस्बैंड बिकम ब्लाइंड ड्यू टू द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, क्योंकि उनकी फैमिली में क्या था कि जब मुकेश के फादर जब वो छोटे ही थे तब उनके पिता जो है वो उनके आंखों में जो है ग्लास का जो है डस्ट पाउडर चला गया था, और इसकी वजह से उनकी आइज़ की जो साइट है वो जो है आइज़ की साइड जो है दैट वाज गॉन अवे, वो चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि सी सेड दैट देयर फैमिली हैड गॉट दिस आर्ट ऑफ बैंगल्स मेकिंग फ्रॉम गॉड, और बताती हैं कि जो है ये जो आर्ट ऑफ बैंगल है, जो ये चूड़ी बनाने की जो कला है, ये जो है कहाँ से आई है, कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। तो ये क्या है, ये उनकी फैमिली को ये आर्ट जो है गॉड ने दिया है, दे हैड गॉट दिस आर्ट फ्रॉम गॉड एंड सो दे हैड टू कैरी ऑन द ट्रेडिशन, और इसी वजह से उनको जो है इस जो ये ट्रेडिशन है इसको वो तोड़ नहीं सकते, एवर बी ब्रोकन, मतलब इस जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, इसको वो तोड़ नहीं सकते, इसलिए इनको इससे क्या करना है, इसको आगे जो है इनको ले जाना है, इस ट्रेडिशन को जो है आगे बढ़ाना है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in the every other house, every other yard, every street in Firozabad. तो यार्ड मीन्स क्या होता है कि दैट्स अ ओपन एरिया एट द बैक ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे क्या है कि दे वर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट, एक जो है कास्ट में जो है एक जाति में उनका जो है जन्म हुआ है, जहाँ पे क्या है कि वेयर ओनली वन प्रोफेशन इज़ फॉलोड, जहाँ पे सिर्फ एक प्रोफेशन किया जाता है, दैट्स अ बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने का काम होता है। तो ये जो है ये लोग पर्टिकुलर उस मतलब उनका जो एक रिलीजन ही बन गया, एक जो इनकी कास्ट बन गई कि ये बैंगल मेकर हैं, तो ये एक पर्टिकुलर कास्ट हो गई उनकी। एंड देवर एवरीवेयर, और ये जो बैंगल्स थी वो हर जगह थी, इन द बैक यार्ड, घर के पीछे, इन द नेक्स्ट हाउस, दूसरे घर में भी बनता रहता था, इन दियर यार्ड, उनके खुद के आंगन में जो है इसका काम होता था, एंड इवन द स्ट्रीट ऑफ द टाउन, और उस टाउन उस शहर की हर गलियों में यही काम हुआ करता था। एंड देयर वर मीन्स स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lying in mounds in unkept yards, are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. So here mound means that's a heap, वो क्या होता है कि एक heap, एक ढेर, और unkept means क्या होता है, not taken care of,
पाइल्ड मीन्स भी क्या होता है कि दैट्स अ हीप ऑफ थिंग्स, समथिंग जो एक कलेक्शन हो, दैट इज़ पाइल्ड। एंड सैंटी टाउन दैट मीन्स अ टाउन दैट इज़ फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स। तो सैंटी टाउन मीन्स क्या होगा कि जहाँ पर वो शहर जो है पूरे छोटे छोटे जो है झोपड़ियों और मतलब रफली जो मतलब घास फूस की झोपड़ी से जो है जिनके घर बने हुए हैं, तो वो टाउन जो फिरोज़ाबाद टाउन है वो क्या है, पूरा शहर ही जो है वो स्लम्स एरिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लम्स एरिया हैं और वहाँ पे सभी जो है यही जो है बैंगल मेकिंग का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देयर वर ह्यूज स्पायरल बंचेज ऑफ बैंगल्स, हर जगह जो है मतलब घर के आगे, घर में, घर के पीछे, बगल में, हर जगह जो है यही बैंगल का जो है पूरा ढेर लगा होता था। देयर वॉज स्पाइरल बंचेज ऑफ बैंगल्स, वहाँ पे जो है स्पाइरल मीन्स क्या होता है कि दैट इज़ इन अ स्फीयर शेप, मतलब एक सर्कुलर शेप में जो है किसी का होना, तो जो चूड़ियों का जो बंच बनता था वो स्पाइरल, बिल्कुल जो है स्पाइरल फॉर्म में जो है शेप में जो है वो हर कलर की उसमें जो है चूड़ियाँ होती थी, लाइक गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, ये सारी चूड़ियाँ हुआ करती थी। और ये चूड़ियों को जो है रेनबो कलर से कंपेयर किया गया है कि जो ये चूड़ियों की इतना वाइब्रेंट जो वहाँ पे एक व्यू था, दैट वाज कंपेयर्ड विद द रेनबो से कंपेयर किया गया। और आगे राइटर ये बताती हैं कि देयर वर बैंगल्स इन द नेग्लेक्टेड यार्ड्स ऑल्सो, तो ऐसे मतलब बहुत सारे यार्ड्स, ऐसे बहुत सारे आंगन थे जहाँ पर कोई रहता नहीं था, लेकिन वो सारी जो है वो सारे प्लेसेस जो है बैंगल से एकदम बैंगल से बिल्कुल पूरे तरह से पाइल्ड थे वहाँ। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट लाई इन अमाउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। अनकेम्प्ड मीन्स क्या होता है, दैट इज़ नॉट यूज, विच इज़ नॉट इन अ यूज़, जो यूज़ में नहीं है। तो जो यूज़ में नहीं है वो क्या होगा, दैट इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ, और इट मीन्स नेग्लेक्टेड। तो जो मतलब स्पायरल ऑफ जो बैंगल्स था दैट लाइड इन नेग्लेक्टेड हाउस इवन, मतलब जो नेग्लेक्टेड यार्ड्स थे जहाँ पे कोई नहीं रहता था वहाँ पर भी वो पड़े रहते थे। एंड दे वर डम्प्ड ऑन हैंड कार्ट्स फॉर सेल। और जो हैंड कार्ट होती है, हैंड कार्ट मीन्स क्या होता है कि जिसको हम लोग हाथ से ड्राइव करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठेला। तो ठेले पे जो है पूरी तरह से वो बैंगल्स को जो है रख करके, जो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स होता है उस पर पूरी तरह से वो पाइल्ड रहता था, पूरी तरह से कवर रहती थी बैंगल्स, एंड पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन। और जिसको जो है सैंटी टाउन मीन्स क्या होता है कि जो एकदम अ टाउन दैट इज़ फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स, जहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है घर बने हुए हैं, जो हट्स से बने हुए हैं, तो उस गलियों से होते हुए वो जो है हैंड कार्ट्स पे लेकर के उसको सेल के लिए निकलते थे। तो इट वाज मीन्स द हैंड कार्ट्स वर पुश्ड बाय यंग मैन, जो यंग मैन हुआ करते थे वो फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट्स में उसको सेल के लिए लेकर के निकलते थे। And in dark hut ments, next 2 lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. So, and in dark hutments, here the writer tell us the environment of the bangle makers work। जो बैंगल मेकर्स थे, जो वो वर्क करते थे, किस जगह पे वो काम करते थे, उस जगह को जो है यहाँ पर नरेटर जो है नरेट कर रही हैं। तो वो कैसा था, दैट मीन्स द हाउस वॉज स्मॉल, मीन्स जो हाउस था, जो हट्स था जहाँ पे वो काम करते थे, दैट वॉज स्मॉल एंड डार्क, वो काफ़ी छोटा होता था और वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हुआ करता था। इट मीन्स क्या था कि वहाँ काफ़ी अंधेरा भी रहता था। तो काफ़ी अंधेरे में जो है वहाँ पे वो जो बैंगल मेकर्स थे वो काम किया करते थे। और जो चिल्ड्रन, जो बच्चे हुआ करते थे, दे वुड सिट नेक्स्ट टू लाइन ऑफ ऑयल लैम्प्स। तो उस जो छोटे छोटे जो है हट हुआ करते थे उसमें जो है ऑयल लैम्प जो है लाइन से रखे गए होते थे, और उसकी फ्लेम्स जो है वो अनस्टेडी, मतलब जो फ्लेम थी वो कभी धीमी कभी तेज़ ऐसी हुआ करती थी। वो रेगुलर उसमें जो है जो फ्लेम थी वो रेगुलर नहीं जलती थी। तो वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने मदर और फादर के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में वो वहाँ पे बैठते थे। एंड दे डू द वर्क ऑफ जॉइनिंग द, वेल्डिंग मीन्स क्या होगा यहाँ पे, जॉइंड द पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स। तो जो बैंगल्स को वो सर्कल, आपने देखा होगा कि बैंगल्स में जो है एक कहीं मतलब वेल्डिंग होती है जहाँ पे वो बैंगल को
ज्वाइन करते हैं, बैंगल को जो है कुछ मटेरियल उसमें लगा करके उसको क्या करते थे, जो सर्कुलर फॉर्म होता है बैंगल का, उसको वो ज्वाइनिंग का वर्क करते थे। और वहाँ पे ऑयल लैंप होते थे जहाँ पर बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ में वर्क किया करते थे। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द डार्क, और ये जो बच्चे थे ये डार्क में अपना समय काफ़ी ज़्यादा मतलब उस अंधेरे में जो है वही चूड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। और उसमें उनके पेरेंट्स भी जो है उनके साथ में हुआ करते थे, और पेरेंट्स के साथ में वो इस काम में जो है कोऑपरेशन किया करते थे। और इसी वजह से उनकी जो आइज़ थी दैट हैड अडॉप्टेड द डार्क साइड, उन्होंने जो है जो बच्चे थे वो डार्क में रहने के ज़्यादा यूज़ टू हो गए थे, और उनकी आंखें जो है डार्क के लिए ज़्यादा सुटेबल हो चुकी थी। एंड दे वर नॉट एबल टू अडॉप्ट द ब्राइट सनलाइट, और वो जो ब्राइट सनलाइट होती है, जो एकदम चमकती हुई जो धूप रहती है, उसमें उनकी आंखें जो है कंफर्टेबल नहीं थी। तो वो जो है डार्क में ज़्यादा जो है यूज़ टू थे, डार्क में जो है ज़्यादा काम कर लेते थे, और ब्राइट सनलाइट में जो है काम नहीं कर पाते थे। और इसी वजह से जो है उसका रिज़ल्ट क्या होता था कि बिफोर गेनिंग द एडल्टहुड, जैसे यहाँ पे बोला गया कि दे लूज़ देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, तो एडल्ट होने से पहले, बड़े होने से पहले ही उनकी आई साइट क्या होती थी, वीक हो जाती थी। तो दैट वाज द रीज़न। तो यहाँ पे क्या होता था, एडल्ट होने से पहले ही जो है उनकी आई साइट, दे लूज़ देयर आई साइट। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. Here soldering that means joining, चीज़ों को जोड़ने का काम। तो जो बैंगल्स होते थे वो पीसेस में हुआ करते थे, और उनको फिर जो है एक सर्कुलर फॉर्म में लाने के लिए उसकी सोल्डरिंग की जाती थी। तो वहाँ पे सविता क्या थी, सी वॉज अ यंग गर्ल, वो एक छोटी लड़की थी। इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, उसने जो है एक फेडेड कलर में पिंक ड्रेस पहना हुआ है। एंड सी सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वूमेन, और एक वो बुजुर्ग लेडी के साथ में, एक बुजुर्ग महिला के साथ में वो साथ में बैठ कर के चूड़ियों के जोड़ने का काम करती थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वॉन्डर इफ सी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल सी हेल्प्स मेक। Here's sensitivity, that means the state of being sacred or holy. Tongs क्या है, that's an instrument with two movable arm joined at one end, और ये जो है चपाती को बेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसको हिंदी में चिमटा बोलते हैं। तो यहाँ पे नरेटर बताती हैं कि जो छोटी लड़की सविता है उसका हाथ इस तरह से चलता है जिससे मशीन जो जैसे टोंग क्या है कि जो मैकेनिकली यूज़ किया जाता है चूड़ियों को होल्ड करने में, पकड़ने में और उनको जोड़ने के लिए। तो जो सविता है उसका हाथ इतनी तेज़ चलता है जैसे कि चिमटे की तरह से चलता है, और वो बहुत ही जल्दी जल्दी वो जो है एक मशीन की तरह से काम करती है, जोड़ने का काम। मतलब सी इज़ एक्सपर्ट इन जॉइनिंग द बैंगल्स, बैंगल को ज्वाइन करने में वो क्या है कि बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत जल्दी वो जोड़ लेती है। आई वॉन्डर इफ़ सी नोज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल सी हेल्प्स मेक। और यहाँ पे जो नरेटर हैं वो उनको जो है ये यहाँ पे वो विस्मय में पड़ती हैं, वो थोड़ा सरप्राइज़ होती हैं कि पता नहीं जो है इसको ये बात मालूम है, सविता को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है कि बैंगल्स का जो है वो उसकी सेंसिटिविटी वो कितना ज़्यादा हॉली है, मतलब चूड़ी का महत्व क्या है जिसको वो बनाने में मदद करती है, उस चूड़ी के बारे में जानती है कि उसका मतलब पर्पज़ क्या है बनाने का, उस चूड़ी का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है बनाने का, और ये कितनी पवित्र चीज़ मानी जाती है। इट सिम्बॉलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। और ये क्या होता है कि जो ये चूड़ियाँ हैं दैट सिम्बॉलाइजेज, वो सिम्बॉलिज करती, मतलब वो यूज़ की जाती है, मीन्स दैट्स अ गुड ओमेन फॉर अ वुमेन्स वाइफहुड। और जो कोई सुहाग मतलब क्या होता है, वाइफहुड, जो कोई मतलब स्त्री होती है, कोई महिला जो होती है उसके पत्नी का जो है होने का एक मतलब एक प्रतीक होता है इन एन इंडियन कस्टम, भारतीय कस्टम में, भारतीय रीति रिवाजों में। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये क्या होता है कि दैट्स अ गुड ओमेन, ऑस्पिशियसनेस मीन्स क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है इन मैरिज, शादियों में जो है जो चूड़ी होती है, जो बैंगल होती है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और ये जो इंडियन वुमेन होती हैं उनके वाइफहुड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। It will
dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. Her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrists. और यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि इट विल डॉन ऑन हर सडनली. डॉन ऑन हर सडनली मीन्स क्या होता है कि वो कभी अचानक से उसको इस बात का पता चलेगा. कभी अचानक मतलब कभी ऐसा टाइम आएगा जब वो इस बात को जानेगी. कौन जानेगा? सविता को इस बात का पता चलेगा. जब क्या होगा उसके साथ में? जब किसी दिन वो क्या होगा, हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद द रेड वेल. जब उसका सर जो है रेड वेल लाल चुनरी के घूंघट से जब उसका सर ढक दिया जाएगा. हर हैंड्स डाइड रेडी विद हीना, और उसके हाथों में जो है मेहंदी होगी. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके हाथों में जो है उसके रिस्ट में उसकी कलाइयों में जब चूड़ी पहनाई जाएगी तब जो है उसको इस बात का पता चलेगा कि जो है ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है. सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और इन सब चीज़ों को पहन करके वो क्या होगी? एक दुल्हन बन जाएगी, एक इंडियन ब्राइड बनेगी, और उसको इन सब चीज़ों का पता जो है तब चलेगा. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो. जैसे कि वो जो ओल्ड लेडी है जो उसके बगल में बैठी हुई है, जो आज के कई सालों पहले जिसके साथ उसके साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी दुल्हन बनी थी और उसने भी इन सारी चीज़ों को पहना हुआ था. सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अभी भी वो अपने हाथों में जो है चूड़ियों को पहनती है. बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसके आँखों में उतनी रोशनी नहीं रह गई है, क्योंकि वो बैंगल्स फैक्ट्री में वर्क करती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क रहता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वो टॉयलसम वर्क होता है. तो अब शायद जो है उसकी उसकी आइज़ पावर है, वो आइज़ पावर जो है उसकी आई साइट क्या हो चुकी है? वो लूज़ हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. लेकिन फिर भी वो अभी भी चूड़ियाँ पहनती है, बिकॉज दैट सिम्बॉलिजेज द मीन्स वाइफुड इन इंडिया में जो है पत्नी का एक प्रतीक, मतलब कोई अगर जिसका हस्बैंड जो है लाइव है तो उसके लिए जो है ये सिम्बॉलिश करती है, जो है बैंगल जो है सिम्बॉलिश करती है. दैट्स अ काइंड ऑफ कस्टम. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. तो यहाँ पे क्या होती है कि जो महिला है, जो ओल्ड लेडी है, वो कंप्लेन करते हुए कहती है, ये मतलब वो नरेटर से कंप्लेन करती है कि उसने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शेर क्या है? दैट्स अ इंडियन मेजरिंग मीन्स दैट्स अ इंडियन यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी. किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, मतलब कोई अगर क्वांटिटी मेज़र करना है, उसका मतलब वेट और उसका मेज़र करना है, तो यहाँ पे शेर जो है एक यूनिट है जिससे मेज़र किया जाता है. तो वो जो ओल्ड लेडी है वो कंप्लेन करते हुए कहती है कि वो जो है कभी भी सी हैड नॉट ईटन इवन अ शेर ऑफ फूड, मतलब एक शेर जो है उसने नहीं खाना खाया. इट मीन्स क्या है कि सी हैड नॉट ईटन शेर ऑफ फूड मीन्स क्या होता है कि शेर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी. तो उसने एक शेर खाना भी नहीं खाया, मतलब भरपेट उसने खाना भी नहीं खाया. इन हर इंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने अब तक के जीवन में उसने कभी मतलब भरपेट खाना नहीं खाया. दैट्स वॉट सी हैज़ रीप्ड, मतलब यही है जो मतलब उसने ज़िंदगी भर में यही कमाई है, मतलब यही कमाई की कि उसने जो है कभी पेट भर खाना भी नहीं खाया. रिप्ड मीन्स क्या होता है कि रिसीव्ड एज अ बेनिफिट. तो मतलब वो लोग इतने ज़्यादा पुअर हैं कि उन्होंने कभी पेट भर खाना भी नहीं खाया, यही जो है उनकी ज़िंदगी की कमाई है. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. और उनका जो हस्बैंड है, जो वृद्ध महिला है, उसका जो हस्बैंड है वो भी जो है वहाँ पे कंप्लेन करते हुए कहता है, जिसके मतलब उसका यहाँ पर अपीयरेंस भी बताया गया है विद अ फ्लोइंग बियर्ड. वो उसके जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और वो उसका हस्बैंड बताता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि उसे कुछ भी नहीं आता है सिवाय बैंगल्स के, मतलब सिवाय जो है बैंगल मेकिंग के उसको कुछ भी नहीं आता, उसके अंदर और कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ वो बैंगल मेकिंग ही जानता है. ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. और इस पूरे जीवन में जितने दिन उसने बैंगल मेकिंग का वर्क किया है, इस पूरे लाइफ टाइम में उसने सिर्फ एक काम वो किया है. आई हैव डन इज़ अ मेक अ हाउस. उसने सिर्फ जो है एक काम किया है, टू मेक अ हाउस. उसने घर बनाया हुआ है. ही बिल्ट अ हाउस एंड फॉर द फैमिली टू लिव इन. अपने परिवार को रहने के लिए उसने सिर्फ और सिर्फ एक घर बनाया है. It means he has been able to accomplish to make a house for his family
ओनली इन हिज इंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन में सिर्फ वो अपने परिवार के लिए सिर्फ एक घर बना पाया है और कुछ नहीं कर पाया है। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। और यहाँ पे जो नरेटर होती हैं, सी वॉन्डर्स दैट प्रोबेबली दिस ओल्ड मैन हैज़ अचीव्ड समथिंग विच मेनी अदर पीपल हैव नॉट बीन एबल टू अचीव। यहाँ पे जो नरेटर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ये मतलब वो वॉन्डर होती हैं, बहुत ही सरप्राइज होती हैं ये सोच कर कि शायद ये जो ओल्ड मैन है इसने तो शायद अचीव भी कर लिया, इसने तो शायद ये ही वॉज सक्सेसफुल टू बिल्ड अ हाउस, कि उसने अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए उसने कम से कम घर बनाया है एटलीस्ट। और कितने तो ऐसे हैं जिनके पास इवन शेल्टर भी नहीं है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, मतलब इसके पास तो कम से कम एक छत है सर ढकने के लिए, लेकिन कितने तो ऐसे हैं जो दे हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कितने ऐसे हैं जो अपने जीवन में असफल हुए हैं, उनके पास घर भी नहीं है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, ये जो एक क्राई मीन्स यहाँ पे क्या है, कंप्लेन। जो ये कंप्लेन है इट इज़ वेरी वर्चुअल, इट इज़ वेरी प्रिवलेंट इन ऑल द होम्स इन फ़िरोज़ाबाद। फ़िरोज़ाबाद के जितने भी घर हैं, जितने भी बैंगल मेकर्स हैं, ये सबके घर में ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये कॉमन कंप्लेन है कि जो है उनको भरपेट खाना नहीं मिला है, वो घर नहीं बना सके अभी तक। तो ये क्या, ये दिस इज़ द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ईच फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद। जो बैंगल मेकर्स हैं उन सबकी ये कॉमन प्रॉब्लम है। एंड एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और ये प्रॉब्लम के सिवाय उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि इस बिज़नेस को ही वो कैरी ऑन करें, इसी को जो है कंटिन्यू करें, और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नॉट इवन एनफ टू ईट, इवन जो है यहाँ तक कि वो भरपेट खाना भी नहीं खा पाते हैं। रिंग्स इन एवरी होम, रिंग्स मीन्स क्या था, साउंड विच इज़ रिपीटेड। तो ये हर घर का रोना है कि वहाँ पर भरपेट खाना नहीं मिलता है, वो घर नहीं बना पाते हैं। ये हर एक घर की जो है कॉमन प्रॉब्लम है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और इको मीन्स क्या होता है, रिपीट करना। यहाँ पे इको मीन्स क्या होता है, रिपीट करना। एंड लैमेंट मीन्स यहाँ पर वीप नहीं होगा, लैमेंट का यहाँ पे होगा कंप्लेन। तो जो यंग मैन है, जो युवा बच्चे हैं, वो भी इस बिज़नेस में लग जाते हैं और उनकी भी फिर यही सेम कंप्लेन होती है, जैसे कि उनके एल्डर्स ये शिकायत करते हैं इस बात की जो है कि इस बिज़नेस में वो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं, इवन भरपेट उनको खाना भी नहीं मिलता है। तो यही सेम कंप्लेन जो है वो युवा बच्चे भी, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनके तरफ से भी यही कंप्लेन रहती है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फ़िरोज़ाबाद, समय के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम देयर वाज सो मेनी इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन, जो है जो बहुत सारे जो है समय के साथ जो है वहाँ पर परिवर्तन होते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट उनके कंडीशन में होता है। और years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। तो यहाँ पे क्या था कि फ़िरोज़ाबाद में शायद जैसे समय बीतता जाता है, लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, मतलब कुछ थोड़ा सा परिवर्तन वहाँ पर होता है, समय के साथ जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। और उनके कंडीशन में एज दे हैड बीन डूइंग हार्ड वर्क, जैसे कि वो लोग बहुत ही हार्ड टॉयल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग टॉयल मीन्स क्या होता है, माइंड नंबिंग होता है बोरिंग। तो ये मतलब उन्होंने अपने लाइफ में वो इतना काउंटलेस जो है वर्क वो कर रहे हैं, दैट इज़ मीन्स नंबर ऑफ वर्क्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स दे हैड पास्ड इन वर्किंग इन द बैंगल मेकिंग फैक्ट्री। तो उन्होंने जो है कई साल इसमें गुजार दिए, कई साल बिता दिए हैं, और दे डिड नॉट हैव एनी एबिलिटी टू डू समथिंग एल्स और टू ड्रीम ऑफ इट। और उनके पास अब कोई योग्यता नहीं है, कोई और जो है क्वालिटी नहीं है कि वो और कोई बिज़नेस कर सकें एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग, क्योंकि उन्होंने अपने जनरेशन्स इसमें पास कर दिए। तो उनके पास और कोई इनिशिएटिव, मतलब टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव मीन्स क्या होता है कि कोई इनोवेटिव कोई क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं आ पाती है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और यहाँ तक कि वो कोई दूसरा सपना देख ही नहीं सकते हैं। मतलब बैंगल के अलावा जो है, अपार्ट फ्रॉम बैंगल दे कैन नॉट एक्सपेक्ट देयर लाइफ, मतलब चूड़ी बनाने के अलावा उनके पास और कोई जो है ऑप्शन नहीं है, और इसके बियॉन्ड वो कुछ सोच नहीं पाते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative?
तो यहाँ पे राइटर जो है सजेस्ट करती हैं कि जो है वो क्यों जो है देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव, मतलब वो क्यों इतने जो है कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो जाते, मतलब एक दूसरे की वो हेल्प क्यों नहीं करते हैं। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड दियर फादर्स एंड फो फादर्स। सो विशियस हियर मीन्स क्या होता है, क्रूएल। तो यहाँ पे नरेटर जो है सी टॉक्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, उन्होंने जो है कुछ युवा बच्चों से बात की कि जो है मीन्स टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से उनको बाहर लाने के लिए उन्होंने कुछ जो है ग्रुप ऑफ यंग मैन से उन्होंने बात की, कुछ युवा बच्चों से बात की। ऑफ दिस क्रूएल मिडिल मैन हु हैड ट्रैप्ड दियर एल्डर्स, मतलब जो ये मिडिल मैन है क्योंकि वो अपने एल्डर्स के साथ में ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं वो इस बिज़नेस में, इस बिज़नेस से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पे नरेटर जो है हेल्प करती हैं, कुछ डिस्कस करती हैं ग्रुप में कि कैसे वो इस प्रॉब्लम से, इस क्लचेज से, जो ये बैंगल मेकिंग का एक जो क्लचेज है जिसमें वो जकड़े हुए हैं, इस जंजीर से वो कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैन है, जो यंग मैन है, उनसे वो बात करती हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, दे से। तो वहाँ पे जितने भी यंग मैन थे उन लोगों ने इस पर जब यहाँ पे नरेटर ने सजेशन दिया तो उन्होंने कहा कि अगर वो लोग इस कोई नई चीज़ करने की हिम्मत करते हैं और कुछ ऐसा सोचते भी हैं, नया कुछ इनोवेटिव कोई चीज़ें वो सोचते भी हैं, तो दे वुड बी ड्रैग्ड एंड बीटन अप बाय द पुलिस। तो उनको जो है पुलिस जो है घसीट के ले जाएगी और जेल में बंद करके उनको मारेगी और वो उनको जो है सज़ा दी जाएगी। और ये जो है मतलब अगर वो कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो there is no leader among them, no one who could help them see things differently, their fathers are as tired as they are। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यंग मैन है वो क्या होता है कि उनका जो ये वो बताते हैं राइटर को कि अगर वो जो है यहाँ पे राइटर फेल्ट कि उन लोगों के बीच में कोई जो है लीडर नहीं है ना, वहाँ पे जितने भी बैंगल मेकर्स हैं, तो नरेटर ये पाती हैं कि वहाँ पे उनका कोई लीडर नहीं है। दे कुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, और वो कुछ नई चीज़ों के बारे में या उसको करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं। वो सब बिल्कुल एकदम टायर्ड हो चुके हैं, जैसे कि उनके फोर फादर्स, जैसे कि उनके फोर फादर्स हैं, जैसे कि उनके पूर्वज हैं, जैसे वो थक चुके हैं इस बिज़नेस से, कंप्लेन करते हैं और तब भी इस बिज़नेस को करते रहते हैं। इसी तरह से वो भी जो है अपने एल्डर्स की तरह से जो है वो भी पूरी तरह से थक चुके हैं और उनके पास भी एक कॉमन कंप्लेन है। द टॉक endlessly in a spiral that moves poverty to apathy to greed and to injustice। तो स्पायरल मीन्स क्या होता है कि दैट्स अ नेवर एंडिंग, दैट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अपैथी मीन्स क्या होता है, देयर इज़ अ लैक ऑफ कंसर्न, तो वहाँ पे क्या है, कंसर्न की कमी है। तो यहाँ पे क्या है कि दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन हैं वो कंप्लेन करते हैं कि ये क्या है, दैट्स अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये जो है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, जहाँ पे क्या होगा कि जो ये यंग मैन हैं इनकी जो चिल्ड्रन होंगे वो भी वैसे ही वर्क करेंगे, बैंगल मेकिंग का वर्क करेंगे। तो ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। देयर पुअर कंडीशन लेड टू बैक टू कंसर्न फॉर देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी जो ये पुअर कंडीशन है ये इनको उसी प्रॉब्लम में जो है रखेगी और उससे ये बाहर नहीं आ पाएंगे। और ये क्या है, दैट्स अ ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और वो यंग मैन कहते हैं कि दिस मेड देम ग्रीडी, क्योंकि जो है उनके पास और कोई जॉब का ऑप्शन है नहीं। तो वो क्या है कि ये जो जॉब है, जो बैंगल मेकिंग है, दैट मेड देम ग्रीडी एंड लेड टू इनजस्टिस, और ये जो है उन लोगों को ग्रीडी बना चुका है और इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में इनजस्टिस कर रहे हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, burdened by the stigma of caste in which they are born। So listening to them, यहाँ पे नरेटर क्या होता है कि सी listened the मीन्स रिप्लाई ऑफ देम, यहाँ पे वो जो है वो नरेटर जो है उन सब का रिप्लाई सुनती हैं और
यहाँ पे वो उन लोगों की बातों को सुनती हैं, सी इन्विजनड, वो इन्विजन करती हैं। देन देयर वर टू सेपरेट वर्ल्ड, फिर वहाँ पे वो पाती कि यहाँ पर दो सेपरेट वर्ल्ड है, मतलब उनका दो दुनिया को पाती हैं कि वो दो दुनिया में रहते हैं। वन वॉज ऑफ सच फैमिलीज हु वर स्टक इन पोवर्टी, एक तो ये है कि जहाँ पर परिवार उनका एकदम गरीबी में फंसा हुआ है। एंड वन वॉज ऑफ सच फैमिली हु वर स्टिक इन पोवर्टी एंड प्रेशर ऑफ डूइंग द ट्रेडिशनल प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू द कास्ट इन विच दे वर बॉर्न। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर वो बर्डन है, मतलब एक पुअर्टी से बर्डन है, जहाँ पर वो क्या है कि देयर इज अ स्टिग्मा ऑफ कास्ट। वहाँ पे क्या है कि कास्टिज्म है। स्टिग्मा मीन्स क्या होता है कि डिसऑनर है, जहाँ पर एक कास्टिज्म है, जहाँ पर डिसऑनर है कि इस जाति के लोग जो है, जो बैंगल मेकर्स हैं, इस वो क्या है उनकी एक पर्टिकुलर कास्ट बना दी गई है और उसमें कोई और जो है फैमिली इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होती। दे आर आइसोलेटेड, वो आइसोलेटेड होते हैं अदर सोसाइटी से। तो यहाँ पे क्या है कि दे आर स्टक इन poverty and they are in the pressure doing the traditional profession according to their caste, अपने कास्ट की वजह से which they means in which they are born, क्योंकि जिसमें वो पैदा हुए हैं, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको उस कास्ट को ही बिल्कुल अलग कर दिया गया है और वो सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही वर्क कर सकते हैं। The other vicious circle of the Sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians। और फिर यहाँ पे क्या है कि जो मीन्स दे आर द, जो दूसरा एक वर्ल्ड का सर्कल है, यहाँ पे जो है नरेटर ने दो यहाँ पर बताया कि दो वर्ल्ड है। एक वर्ल्ड में क्या है कि जहाँ पर ये फैमिलीज़ हैं, बैंगल मेकर्स हैं और उनकी जो कम्युनिटी है वो उतने ही लोग हैं, और वो क्या है टोटली जो है उनको अलग किया गया है मेन सोसाइटी से। और जो मेन सोसाइटी है वहाँ पे क्या है नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ मनी लेंडर्स, वहाँ पे मनी लेंडर्स हैं, मिडिल मैन हैं, पुलिसमैन हैं, लॉ कीपर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं एंड पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे लोग हैं। दीज आर द एलिट ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये अनदर वर्ल्ड हो गया। And together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। और ये जो दोनों वर्ल्ड हैं, बोथ ऑफ दीज वर्ल्ड्स हैड फोर्स द यंग बॉयज़ टू फॉलो द फैमिली ट्रेडिशन। और ये जो दोनों वर्ल्ड हैं, एक सोसाइटी का और एक जो ये उनका अपना ओन जो है जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इन दोनों ने मिल करके क्या किया है, मतलब इस वर्ल्ड ने जहाँ पे एलिट ग्रुप ऑफ पीपल हैं और जहाँ पे जो है ये लेबर्स हैं, इन्होंने यंग बॉयज़ को, छोटे बच्चों को जो है इस फैमिली ट्रेडिशन में डाल दिया है, जहाँ पर क्या है कि एक चाइल्ड लेबर क्या है, एक जो है एक तरह का सिन है और एक तरह का पाप है और एक इलीगल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर क्या है, ये इन दोनों वर्ल्ड ने जो है यंग बच्चों को काम करने पर मजबूर कर दिया है। एंड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और जिसका जो है कोई अंत नहीं है, जिसको जो है बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, कि जिस प्रोफेशन में वो आ गए हैं वो क्या है बहुत ही विशियस है, बहुत ही विशियस साइकिल है जो कि कॉन्टिन्यूड चल रही है और उसमें कोई चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो ऑथर है यहाँ पे नरेटर जो हैं, ये सब जितनी भी विशियस साइकिल है, दे सी रियलाइज़ इट, इन सारी चीज़ों को वो रियलाइज़ करती हैं और ये बताती हैं कि जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं, बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो यंग चिल्ड्रन हैं, वो उन सारी चीज़ों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं और वो अपने इस फैमिली बिजनेस को वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। नेचुरली एज हिज फादर, जैसे कि उसके फादर ने एक्सेप्ट किया उस ढंग से। टुडे एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और यहाँ पे क्या है कि टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ भी जो करना हो, कुछ भी अगर नया करना है तो दैट मीन्स टू डेयर, मतलब उसके लिए फिर हिम्मत चाहिए होगी। अगर कोई बदलाव लाना है, अगर कोई भी चीज़ वहाँ बदलनी है तो उसके लिए जो है मेहनत और हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रिक्वायर्ड है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ये जो डेयरिंग है, जो साहस है, जो हिम्मत है, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। वो बड़ा, उसका मतलब बड़े होने से कोई उसका जो है मतलब नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड।
और यहाँ पे क्या है कि जब नरेटर जो है, नरेटर वॉज हैप्पी टू सेंस दैट मुकेश हैड द स्पार्क इन हिम, कि जब वो मुकेश से बात करती हैं तब वो पाती हैं कि मुकेश के अंदर क्या है, इसका एक स्पार्क है, उसके अंदर ये एक लालसा है, उसके अंदर जो है इच्छा है, एक महत्वाकांक्षा है कुछ अलग बनने की, कुछ अलग करने के लिए। तो ये जब उनको ये पता चलता है तो नरेटर जो है बहुत ही ज़्यादा वो खुश होती हैं कि वो अपने फादर से थोड़ा डिफरेंट सोच रहा है, अपने फादर से थोड़ा अलग सोच रहा है। तो उसका जो एक सेंस है वो जो है नरेटर को काफ़ी हैप्पी करता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स। और फिर वो जो है बहुत ही खुश होकर के, जो मुकेश हैं वो बहुत खुश होकर के फिर से रिपीट करता है कि ही वुड बी अ मोटर मैकेनिक, कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। ही रिपीट्स ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। और फिर वहाँ पे वो रिपीट करता है, वो आगे बताता है कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। मीन्स वो जो है बताता है कि ही वांटेड टू गो अ गैरेज एंड लर्न द जॉब। और वो बताता है कि वो एक गैरेज को ज्वाइन करना चाहता है और इस मोटर मैकेनिक वर्क को जो है वो सीखना चाहता है। वो अपने आगे की फर्दर प्लानिंग बताता है। But the garage is a long way from his home. I'll walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? तो यहाँ पे क्या होता है कि राइटर जो है, राइटर आस्क्स दैट द गैरेज इज़ वॉज एट अ डिस्टेंस। यहाँ पे वो नरेटर जो है पूछती हैं कि जो गैरेज है वो तो कुछ यहाँ से दूर, मतलब कुछ दूरी पर है। वो पूछती कि यहाँ से तो कुछ दूर पे है वो उसके घर से। लेकिन मुकेश यहाँ पे फिर से इंसिस्ट करता है, फिर से वो रेजोल्यूट करता है अपने आप को दैट ही वुड वॉक अप टू इट। और वो कहता है कि वो जितना भी दूर है वो वहाँ से पैदल चल के, अपने घर से पैदल चल करके वहाँ पर जाएगा। I'll walk, he insists। और वो कहता है कि वो वॉक करेगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। और फिर यहाँ पे नरेटर जो है दूसरा क्वेश्चन करती हैं कि जो है क्या वो जो है मीन्स सी आस्क्ड हिम इफ़ ही ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग प्लेन्स, कि वो जो है क्या प्लेन में उड़ने का सपना देखता है वो। तो इस बात को वो पूछती हैं। ही इज़ सडनली साइलेंट। और अचानक वो लड़का क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। नो ही सेज, उसने कहा कि नहीं, ऐसा उसने नहीं सोचा है। स्टार्टिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of years that he sees hurtling down the street of his own town, of his town. Few airplanes fly over Firozabad। और यहाँ पे क्या होता है कि जब वो उससे पूछती कि क्या वो कभी प्लेन उड़ाने का कोई सपना देखता है, द बॉय बिकम साइलेंट एंड ही रिफ्यूज्ड। मतलब वो आगे कुछ बोल नहीं पाता, ही बिकम साइलेंट एंड मम एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके पास कोई रिप्लाई नहीं होता है। तो जैसे कि जो है देयर इज़ नॉट मेनी प्लेन्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेन्स नहीं है। विच फ्लू ओवर फिरोज़ाबाद, जो फिरोज़ाबाद से जो जाते हैं आते जान, मतलब जो फ़्लाइट की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही कम है, ऐसी कोई जो है फ़्लाइट वहाँ से। एज ही हैड ओनली सीन कार्स मूविंग अराउंड। मतलब वहाँ पे कोई प्लेन्स की जो है ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो बहुत ज़्यादा वहाँ फिरोज़ाबाद में उड़ती हुई दिखाई दें या वहाँ पे जो है देखने को मिले। तो एज ही हैड ओनली सीन कार्स, क्योंकि उसने जो है फिरोज़ाबाद की सड़कों पे सिर्फ़ और सिर्फ क्या देखा है, ही सॉ ओनली द कार्स, उसने जो है सिर्फ कार्स को देखा है। तो हिज ड्रीम्स वर रिस्ट्रिक्टेड अप टू देम, इसलिए उसका जो ड्रीम्स है वो वहीं तक जा कर के रुक गया। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद में इसका होता है बहुत ही कम जो है एरोप्लेन्स जो है वहाँ से उसके मतलब फिरोज़ाबाद से जो है वो अदर सिटी में जाते हैं उड़ करके। तो ऐसा मतलब कोई वहाँ पे सिनेरियो नहीं था, बस वो गलियों में जो है कार को दौड़ते हुए देखता था। तो यही उसका कुल मिला करके ड्रीम था और इसके आगे वो जो है जो मुकेश था वो कुछ और सोच नहीं पाता था। दिस वॉज ऑल अबाउट, यही इतना वो सोच पाता था। तो यहाँ पे क्या था कि जो बॉय था ही वांटेड टू बी अ कार मैकेनिक एंड क्योंकि कार्स जो है दैट वर ऑल दैट मुकेश हैड सीन ऑन द रोड ऑन इन हिज टाउन, अपने टाउन में उसने सिर्फ कार ही देखी थी और इसके अलावा उसने और कोई चीज़ें नहीं देखी थी। तो ही कुड नॉट ड्रीम एनी फर्दर, इसीलिए वो कोई आगे जो है कोई ऐसा वो सोच नहीं सकता था, उसका कोई और लक्ष्य नहीं था। दिस वॉज ऑल अबाउट। This way we had completed the explanation of this story and let's have the summary of this story in the next video.